बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल जज की बीवी की तरफ से कमसिन मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद करने वाला केस या कमसिन बच्ची रिजवाना का केस या जज की बीवी की तरफ से तशद्दुद करने का केस, जो भी हम नाम दें, आजकल वो एक ऐसा केस है जो तमाम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ बन गया है। उसके ऊपर बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि ये जो एक हमारे मुआशरे के अंदर गरीबों के ऊपर जुल्म वाला मामला है या बच्चियों से इस तरह की मुशक्कत लेने के बाद उस बच्चियों के साथ जुल्म करना, और बड़े लोग या खासकर जो इस वक्त हमारे सामने ये केस आया है, ये इस्लामाबाद की तारीख का दूसरा केस है। इससे कबल भी एक जज साहब के घर से एक तशद्दुद केस आया था, तैयबा तशद्दुद केस, और दूसरा अब जो है वो हमारे सामने ये बच्ची रिजवाना का केस आया। आज से एक रोज कबल मैंने सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बात की थी, और उस फुटेज के अंदर मैंने बार बार ये जिक्र भी किया था अपने उस व्लॉग के अंदर की ये वो फुटेज है जो सोम्या आसम ने अपने दिफा के लिए, अपने दिफा के अंदर इस्तेमाल की, ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश की, और यकीनी तौर पर उन्हीं की तरफ से जो ये तमाम लोगों को प्रोवाइड की गई और मीडिया के सामने एक स्टांस रखने की कोशिश की गई, जिसमें इस चीज का एक कानूनी तौर पर फायदा लेने की कोशिश की गई कि जो एफआईआर का मतन है, जो मुद्दई का बयान एफआईआर के अंदर है, जो एफआईआर 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज कराई गई है, उसके अंदर जो मौकफ है और जो सीसीटीवी फुटेज से इवेंट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, उन दोनों में फर्क है। इसलिए उसका फायदा जो है वो मुलजमा को दिया जाए। उस एफआईआर के अंदर और उस एफआईआर के मतन के अंदर और जो मुकदमे में इस सीसीटीवी फुटेज का जो फर्क है, ये दोनों चीजों का, इसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्क है उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। मैं हमेशा कोशिश करता होता हूं कि जो जिस तरह की बात समझ में आ रही है, जो सामने फैक्ट्स हैं, हम उसी के ऊपर रहेंगे। हम उसको अपनी मर्जी से फैक्ट्स को चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि अगर कोई जालिम लग रहा है तो हम जो उसके मतलब ठीक बात होगी, जो मुलजमा का मौकफ होगा, हम उसको भी रखेंगे। लेकिन आज मैं जिस चीज के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग के ऊपर जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा हुआ था कि एक्चुअली जो ऑफेंसेस लगे हैं, इन ऑफेंसेस के अंदर टोटल कितनी सजा है, मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है, और मजमूई तौर पर कितनी सजा बनती है जो ऑफेंसेस जो है इस एफआईआर के अंदर लगाए गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 तारीख को जब ये वकुआ, जो मुकदमा है, वो दर्ज किया गया था इस्लामाबाद के एक थाना हमक के अंदर, तो उस एफआईआर के अंदर जो शुरू में दफात थी वो सिर्फ दो थी, और वो दो दफात थी 506 और 342 ताजीरात पाकिस्तान। ये पहले मैं दोनों आपको बता दूंगा, ये जो शुरू में लगी थी। उसके बाद कुछ 25 तारीख को ही एक आध इंजरी पता चली, तो उस एफआईआर के अंदर उस दफा को आजाद किया गया। आजाद करना कि उसके अंदर फर्दर कोई ऑफेंस ऐड करना होता है। उसके बाद कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो 26 तारीख को ऐड किए गए, कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो 29 तारीख को ऐड किए गए। तो उनकी मैं भी तफसील आपको, और फिर मजमूई तौर पर कितनी सजा बन सकती है, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले जो दो दफात इसके अंदर लगाई गई, उसमें एक 506 थी और एक 342 थी। ताजीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड जो हमारा कानून है क्रिमिनल जो सजाएं देने के लिए, उसके अंदर ये दोनों दफात थी। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती है, किसी को धमकी देना होता है, और उस धमकी की दो तरह की किस्में होती हैं। एक सिंपल किसी को कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी देना कि मैं आपके साथ बुरा करूंगा अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, या किसी भी तरह की जो धमकी देनी होती है, तो उसकी 2 साल सजा होती है। अगर उस धमकी में आप ये साबित करते हैं कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, आपके साथ जो है वो ऐसी आपको थ्रेट किया गया है कि वो आपकी मैं जान ले लूंगा, इस तरह की धमकी होगी, तो उस सूरत में 7 साल की सजा इस मुकदमे के अंदर होती है। 342 जो होता है वो ये होता है कि आपने किसी को गलत कन्फाइनमेंट में, हब्स बेजा में रखने वाला जो मामला होता है, उसके लिए जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो 342 का किया जाता है। इसमें चूंकि वालिदैन की तरफ से मौकफ था कि बच्ची को हब्स बेजा में रखा गया, जो शुरू में एफआईआर के मुताबिक जो उसके एफआईआर के मतन के हिसाब से बन रहा था, सामने आ रहा था, तो उसके अंदर 342 लगाई गई, इसकी सिर्फ 1 साल तक की सजा है। उसके बाद जनाब जब ये मामला सारा हुआ, आगे चली चीज, तो एक दफा ऐड की गई 328A। ये भी ताजीरात पाकिस्तान की है। इसके अंदर है कि अगर 12 साल तक के बच्चे को आप अबंडन छोड़ देते हैं, इसके ऊपर मैं बड़ा डिटेल व्लॉग करूंगा आपके सामने, और इसकी 7 साल तक की सजा है। 324 लगाई गई। अब जो अगली दफा लगाई गई वो 26 तारीख को आजाद की गई। जो 26 तारीख को दफा इसके अंदर लगाई गई है वो 324 है, इक़दाम कत्ल। ये उस वक्त है जब मीडिया का प्रेशर बन गया थोड़ा सा, और बच्ची की हालत देखी गई। बच्ची को जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया गया, पुलिस ने बच्ची की हालत देखी, तो 324 को ऐड किया गया, जिसमें इक़दाम कत्ल की ये दफा है कि आपने किसी को कत्ल करने के इरादे से जख्मी किया है, तो वो इक़दाम कत्ल में आता है। और 324 की जो सजा है वो 10 साल तक होती है, और कम से कम इसके अंदर अगर सजा किसी को दी जाए तो वो 5 साल तक की होती है। उसके बाद 29 तारीख को जब ये मामला हाइप पकड़ गया, जब मीडिया के ऊपर बड़ा शोर ववेला हुआ, बल्कि दरमियान में कुछ गलती से हमसे भी इस तरह की बात हुई थी कि बच्ची की शायद जान चली गई है या इस तरह का,
तो बाद में लोगों ने क्लैरिटी दी, क्योंकि कुछ गलत खबर फैलाई गई कि बच्ची की जान चली गई है। तो उसके बाद जो है जब हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर्स ने इसमें ब्रीफ किया, तो वो जो एक उसके बाद आई थी नई दफात ऐड की गई हैं इस बच्ची के मामले में, उसमें जो हमारी लड़ाई झगड़े के अंदर नॉर्मली मुकदमे के अंदर आप सुनते हैं उन दफात में से थी 337, जो नॉर्मली जो लोग ये बात सुन रहे होंगे, जिनको पता होगा कि नॉर्मली जो लड़ाई झगड़े के केसेस होते हैं उसमें 337 लगाई जाती है, तो उसमें जो दफात ऐड की गई अब मैं वो आपको बताता हूँ। 337A1 है, इसके लिए हमने बड़े डिटेल पुराने व्लॉग किए हुए हैं कि A1 क्या होती है, 2 क्या होती है, 3 क्या होती है, F में कौन कौन से आते हैं, F5, F6 और L2 वगैरह ये कौन सी होती हैं। कुछ हड्डियों से रिलेटेड होती हैं, कुछ ब्रूजेस से रिलेटेड होती हैं, जख्म वगैरह, किसी की हड्डी डिसलोकेट हुई हो, तो इन तरह के मामलात के लिए मुख्तलिफ तरह की जो है वो दफात लगाई जाती हैं। पूरा 337 का जो सेक्शन है बहुत लंबा है, उसके अंदर इन तमाम चोटों के बारे में बताया जाता है। 337A1 लगाई गई जिसकी सजा 2 साल है। 337A2 लगाई गई जिसकी सजा 5 साल तक है। 337A3 लगाई गई जिसकी सजा 10 साल तक है। 337F1 लगाई गई जिसकी सजा जो है वो 1 साल है। 337F5 लगाई गई, ये नॉर्मली बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, F5 को बड़ी नॉन अवेलेबल सी चीज होती है, इसमें सजा 5 साल तक की है। 337L2 लगाई गई जिसकी सजा 7 साल है। अब मैं मजमूई तौर पर आप लोगों को बताऊंगा कि ये टोटल कितनी सजाएं बनती हैं जो इस मामले के अंदर दफात लगाई गई हैं, और कौन सी दफा की सजा जो है होगी, या मैक्सिमम कितना सेंटेंस होगा अगर इस मुलजमा सोमिया आसम के खिलाफ ये मुकदमा साबित होता है, उसको सजा होती है, बच्ची को इंसाफ, या बच्ची के वालिदैन को अगर वो सच्चे हैं तो उनको इंसाफ मिलता है, तो कितनी सजा होगी वो मैं मजमूई तौर पर कितनी बनती है और कितनी हो सकती है वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। टोटल जितने ऑफेंसेस FIR के अंदर लगाए गए हैं मैं उनके मुताल्लिक आपको बता रहा हूँ, उसकी अगर सजाओं को कैलकुलेट किया जाए, उनको आपस में जमा किया जाए, तो तकरीबन 50 साल तक की सजाओं के ऑफेंसेस जो है वो इस एक FIR के अंदर लगाए गए हैं। बड़ा रेयर होता है, इतने ज्यादा ऑफेंसेस नहीं होते, किसी एक FIR के अंदर नहीं लगाए जाते, क्योंकि इस केस के अंदर थोड़ा सा मीडिया के प्रेशर की वजह से हर चोट के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर ऑफेंस लगाया गया, तो अच्छे खासे ऑफेंसेस लगाएंगे। 50 साल तक की मजमूई तौर पर सजा बनती है अगर सिविल जज आसम हफीज की बीवी सोमिया आसम के ऊपर यह मुकदमा साबित होता है। अब जो तरीकेकार होता है, जो मैक्सिमम सेंटेंस वाली पनिशमेंट होती है, अगर 50 किसी के ऊपर ऑफेंसेस लगने हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम वाली सजा होती है वही सजा होती है, बाकी सजाएं उसी के अंदर ही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको हर ऑफेंस की अलग-अलग सजा जो है वो काटनी पड़ती है। इसमें 50 साल तक की मजमूई तौर पर सजाएं हैं, लेकिन जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 10 साल तक वाला है। तो 10 साल तक वाला जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो चांसेस हैं कि अगर जज आसम हफीज की बीवी सोमिया आसम को सजा होती है, उसके खिलाफ मुकदमा साबित होता है, तो 10 साल तक की सजा जो है वो कहीं नहीं गई, वो बनती है। लेकिन अगर तमाम सेंटेंस को इकट्ठा करें तो 50 साल तक की ये सजाएं बनती हैं। इसके अलावा मैं जो एक 328 है जिसके ऊपर मैंने आपको कहा है कि मैं अलहदा से वीडियो करूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो FIR के मतन में और जो कोर्ट के अंदर एक स्टांस लिया जा रहा है उस स्टांस के ऊपर भी मैं अलहदा से बात करूंगा, वो किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।